नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और मित्रों, आ गए हम नॉर्मली स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक से लेटेस्ट न्यूज की। और यस बैंक पर भी एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज आती हुई देखने को मिल रही है। दूसरी बात करेंगे हम जी लर्न की। तो जी लर्न और यस बैंक का क्या कनेक्शन है, तो इन दोनों की चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे महंगाई का आंकड़ा और जो रिटेल जो महंगाई है उसका जनवरी माह के जो आंकड़े डाटा आते हुए देखने को मिल रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे इसमें Q3 रिजल्ट्स की। तो चलते हैं, सबसे पहले जी लर्न का क्या मामला है इस पर। तो मित्रों, जी लर्न के खिलाफ जो दिवालिया जो प्रक्रिया है उस शुरू करने का जो आदेश है वो NCLT ने दे दिया है। कि यस बैंक की बात करें तो यस बैंक ने पिछले साल NCLT में एक याचिका दायर की थी कि यस बैंक जो जी लर्न है वो यस बैंक का जो कर्जा है वो चुकाने में नाकाम रहा है। और इसको लेकर के यस जो बैंक है उसने NCLT का मतलब नेशनल ट्रिब्यूनल लॉ, तो NCLT में यस बैंक के द्वारा जो याचिका लगाई गई थी और उस याचिका पर आज फाइनल है होते हुए NCLT ने अपना अनुमोदन दे दिया है कि यस बैंक है वो जी लर्न के खिलाफ और जो दिवालिया प्रक्रिया है उसको शुरू कर सकता है ताकि यस बैंक है वो अपने कर्जे का पुनर्भरण कर सके। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT जिसको बोलते हैं उसने जी लर्न के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। किसने दिया है? NCLT ने। और NCLT ने यह आदेश निजी सेक्टर के दिग्गज बैंक यस बैंक की याचिका पर सुनाया। यस बैंक ने दावा किया था कि SL ग्रुप की कंपनी जी लर्न है वो 468 करोड़ रुपए चुकाने में डिफ़ॉल्ट रही है। और यानी उसने कंपनी ने जी लर्न ने और यस बैंक का जो कर्ज था वो चुकाने में नाकाम रही। और इसको लेकर के जो यस बैंक था वो उसने अपने कर्ज के पुनर्भरण के लिए और NCLT गया था कि ताकि कंपनी का बेचान करके वो अपने कर्ज का पुनर्भरण कर सके। तो इसके लिए फाइनल जो अप्रूवल है वो NCLT की तरफ से आते हुए देखने को मिल रहा है। और NCLT ने कहा है कि यस बैंक है वो जी लर्न के दिवालिया जो प्रक्रिया है वो शुरू करने का निर्देश दे दिया, शुरू कर सकता है। और इस राशि जो थी वो यस बैंक की जो SL ग्रुप की जी लर्न पर थी 468 करोड़ रुपए चुकाने में डिफ़ॉल्ट रही थी। और डिफ़ॉल्ट राशि में जो मूलधन है वो 410 करोड़ रुपए का था, जबकि शेष 58 करोड़ रुपए का जो डिफ़ॉल्ट राशि थी वो इंटरेस्ट था। और जी लर्न ने अपनी ये जो कर्जे थे 2 अगस्त 2021 को डिफ़ॉल्ट हुई थी। तो इसमें यस बैंक के लिए एक पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलती है। और इसमें यस बैंक का करीबन इसमें 410 करोड़ का जो मूल कर्ज राशि और करीबन इसमें 58 से 59 करोड़ है वो जो इंटरेस्ट जो राशि है वो अब यस बैंक है वो इसकी जी लर्न का बेचान करके और जी लर्न की दिवालिया प्रक्रिया से आरंभ करके अपने कर्ज को वसूल करेगा। तो ये एक तरह से देखें तो इसके लिए यस बैंक के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज है। और यस बैंक के पास अब करीबन है वो 468 करोड़ रुपए आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये एक कंपनी के तौर पर यस बैंक के लिए एक बड़ी जीत है। और यदि बात करें जी लर्न की, तो जी लर्न के एक तरह से देखें तो ये कंपनी है अपने अस्तित्व से ही अपना अस्तित्व नहीं बचा पाई और मात्र ये स्टॉक्स था वो 5 से 5.5 रुपये पर ट्रेंड कर रहा था। आज भी इसमें लोअर सर्किट देखने को मिला है। और आखिरकार जी लर्न है वो एक तरह से ये मार्केट से कंपनी है वो हटते हुए देखने को मिलेगी और इसका जो दिवालिया प्रक्रिया है वो आरंभ की जाएगी और कंपनी की सेल की जाएगी और कंपनी की जो संपत्तियां हैं उसे सेल करके यस बैंक अपने कर्जे का पुनर्भरण करेगा। तो ये इस पर आज जी लर्न और यस बैंक पर बड़ी न्यूज़ देखने को मिली है। और यदि बात करें तो ये आपको न्यूज़ है वो काफ़ी आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। NCLT डायरेक्ट टू इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट जी लर्न। NCLT कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एडमिट्स जी लर्न फॉर द रेजुलेशन ऑन यस बैंक। यानी NCLT ने ये यस बैंक को अप्रूवल दे दिया है कि वो अपने कर्ज का पुनर्भरण है वो कंपनी को बेच करके और उसका रेजुलेशन प्लान को आगे बढ़ा करके कर सकते हैं। और मित्रों, बात करते हैं ब्रेकिंग लेटेस्ट जो न्यूज़ देखने को मिलती है बहुत ही बड़ी न्यूज़ है वो देखने को आ रही है कि जनवरी जो माह है उसमें
इन्फ्लेशन का डाटा एक बार फिर से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और आरबीआई ने अभी हाल ही में 0.5 बेसिस की जो रेट हाइक इंटरेस्ट रेपो रेट हाइक की है। तो अब संभवतः जो जनवरी माह का जो डाटा आते हुए देखने को मिल रहा है, एक बार फिर से आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है अगली बैठक में। तो ये एक बाजार के लिए देखें तो नेगेटिव न्यूज़ है वो साबित होगी और आज भी इसका मिला जुला असर है वो इंडेक्स पर देखने को मिला। तो सोमवार को आज के दिन जारी हुए आंकड़ों के अनुसार जो 2023 का जो पहला महीना उसमें जो खुदरा जो महंगाई है, जो खुदरा जो महंगाई है उसका जो डाटा है वो 6.52% देखने को मिल रही है। और ये जो डाटा है वो आरबीआई द्वारा तय दायरे से बाहर जाती हुई देखने को मिल रही है। यानी आरबीआई का जो जिसको यूँ कहते हैं कि जो आदर्श जो लेवल है कि जो महंगाई का आदर्श लेवल है आरबीआई की तरफ से 4 और 6 के बीच होना चाहिए। आरबीआई के अनुसार कि महंगाई है वो महंगाई का जो लेवल है वो 4% और 6% के बीच की जो महंगाई है वो एक निश्चित दायरे की महंगाई। तो अब ये जो आरबीआई का तय जो दायरा है उससे बाहर महंगाई जाती हुई देखने को मिल रही है। और यदि दिसंबर की बात करें तो दिसंबर महीने में 5.72 रही थी और अब इस जनवरी के महीने में ये बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, 6.52 देखने को मिल रही है। तो इसका जनवरी के महीने में जो ये इन्फ्लेशन का डाटा बढ़ा है इसका यानी महंगाई जो बढ़ी है इसका कारण ये बताया गया इसमें कि जो खाद्य जो वस्तुएं हैं उनकी जो कीमतें हैं वो बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ते हुए देखने को मिली है। और एक बार फिर से आरबीआई है कि कई कोशिशों के बाद ये महंगाई बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो महंगाई का जो डाटा है खुदरा महंगाई का डाटा है पिछले 3 महीने का सबसे ऊंचा लेवल है। और सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल के पहले महीने खुदरा महंगाई है 6.2% देखने को मिल रही है। तो ये देखें तो एक ये पिछले 3 महीने का सबसे ऊपरी लेवल है, यानी पिछले 3 महीनों में सबसे ज़्यादा आते हुए देखने को मिल रही है। तो एक अब ये जो महंगाई का जो आंकड़ा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है जनवरी माह का, तो अब ये मार्केट के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ साबित होगा। क्योंकि अब आरबीआई के एमपीसी की जो बैठक होगी अगली जो नेक्स्ट बैठक होगी इसमें आरबीआई फिर से वो इंटरेस्ट रेट यानी रेपो रेट है वो बढ़ा सकता है। और तो इसके रेपो रेट बढ़ते ही वो सभी चीज़ें हैं वो आपको अव्यवस्थित देखने को मिलेंगी। और ये जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक नेगेटिव ट्रिगर साबित होने वाला है। तो ये आज है वो मार्केट के लिए ऐसी बड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही है कि महंगाई का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसमें जैसे ये बाहर रिजर्व बैंक के लिए एक मुख्य रूप से खुदरा जो मुद्रास्फीति का पर गौर करें तो ये एक आरबीआई के लिए बड़ी कंडीशन देखने को मिल रही है कि अब आरबीआई है वो जनवरी के आंकड़ों के आधार पर नेक्स्ट जो एमपीसी की बैठक होगी उसमें रेट हाइक करने का डिसीजन है वो ले सकता है। और मित्रों अब बात कर लेते हैं कुछ लेटेस्ट Q3 रिजल्ट्स की। और सबसे पहले हम बात करेंगे आज IRFC की। और IRFC के Q3 रिजल्ट की चर्चा कर लेते हैं। IRFC के मार्केट कैप 39,100 करोड़ का देखने को मिलता है। और इसके रिजल्ट्स की बात करें तो दिसंबर 22 का क्वार्टर, सितंबर 22 और दिसंबर 21। तो IRFC के सबसे पहले रेवेन्यू और सेल्स देखें तो रेवेन्यू में 22% का इंक्रीज हुआ ईयर टू ईयर। हालांकि ईयर टू ईयर 5,000 से बढ़कर के 6,200 हो गया और क्वार्टरली भी 5,800 से बढ़कर के 6,200 करोड़ हो गई है। और यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ईयर टू ईयर 22% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी मात्र 2% बढ़ा है, EPS भी 2% बढ़ा है। तो कंपनी का अगर रिजल्ट देखें तो ईयर टू ईयर भी हालांकि इंक्रीज हुआ है और क्वार्टरली ये डाउन देखने को मिल रहा है। नेट इनकम क्या हुई है क्वार्टरली है वो नेट प्रॉफिट है वो डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। और ईयरली 2% की इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो और IRFC के रिजल्ट हैं वो ईयर टू ईयर अच्छे रहे हैं और क्वार्टरली थोड़े से डाउन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जो इसमें कोई बड़ा जंप नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए आज स्टॉक्स भी आज कंसोलिडेशन की स्थिति में रहा। और इसमें अगर रिजल्ट वो बड़े रिजल्ट में प्रॉफिट्स में अच्छा ग्रोथ होता तो इसमें फिर से एक IRFC में बड़ी तेज़ी है वो देखने को मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और IRFC के रिजल्ट हैं वो आपको ओके देखने को मिल रही हैं। कई इसमें क्वार्टरली रिजल्ट है वो डाउन देखने को मिल रहे हैं, हालांकि ईयरली रिजल्ट है वो ठीक ही देखने को मिल रहे हैं।
और अब नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं शाइनर इलेक्ट्रिक की। और शाइनर जो इलेक्ट्रिक है इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 4126 करोड़ है। सेल्स की बात करें तो सेल्स 4% ईयर टू ईयर डाउन हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12% डाउन देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 17% ईयर टू ईयर डाउन हुआ है। और ईपीएस जो है वो 17% ईयर टू ईयर डाउन हुआ। अगर क्वार्टरली अगर बात करें तो क्वार्टरली इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में 421 करोड़ से बढ़कर के इनकम 574 हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19 करोड़ से बढ़कर के 59 करोड़ हो गया। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट है लगभग 9 करोड़ से बढ़कर के 44 करोड़ हो गया। यानी नेट प्रॉफिट करीबन आपको 5 गुना बढ़ा है। नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा है? 5 गुना बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और ईपीएस भी है वो भी 0.37 से बढ़कर के 1.82 मिल को बढ़ते हुए 1.82 देखने को। तो इसकी बात करें तो शाइनर के जो है क्वार्टरली रिजल्ट है अच्छे ही देखने को मिले, हालांकि ईयरली रिजल्ट है वो डाउन देखने को मिल रहे हैं। और नेक्स्ट कंपनी की बात करें अपन तो नेक्स्ट कंपनी की इमामी पेपर्स के रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इमामी पेपर्स के मार्केट कैप की बात करें तो 800 करोड़ का है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 9% ईयर टू ईयर बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 52% डाउन देखने को मिल रहा है। और नेट जो प्रॉफिट है उसमें बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 94% ईयर टू ईयर डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। ईपीएस भी 94 डाउन मिल रहा है। और क्वार्टरली बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट भी डाउन ही देखने को मिल रहे हैं। और नेट जो प्रॉफिट है पिछले क्वार्टर में जहां 25 करोड़ था, इस क्वार्टर में मात्र आपको 1.5 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो इमामी पेपर के जो रिजल्ट्स हैं ईयरली भी डाउन है और क्वार्टरली भी डाउन है। तो कल स्टॉक्स में कल गिरावट भी देखने को आपको मिलेगी। और बात कर लेते हैं हम जय बालाजी इंडस्ट्रीज़ की। जय बालाजी इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैप है 781 करोड़। सेल्स में 20% की इंक्रीज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 36, नेट प्रॉफिट 135% और ईपीएस में 78% की जंप है। और रिजल्ट अब क्वार्टरली भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 28 से बढ़कर के नेट प्रॉफिट 21 से बढ़कर के 28 करोड़ हो गया। तो ऑल ओवर जय बालाजी इंडस्ट्रीज़ के जो रिजल्ट है अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। और वीर एनर्जी की बात करें तो बहुत ही छोटी कंपनी है। वीर एनर्जी मार्केट कैप मात्र 16 करोड़ का है। रिजल्ट हालांकि इसके अच्छे देखने को मिल रहे हैं। सेल्स भी बढ़े हैं, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो इसके वीर एनर्जी के रिजल्ट है आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं फार्मा सेक्टर से एक जो माइक्रो कैप कंपनी है, स्मॉल कैप, उसकी बात कर लेते हैं जेनिथ हेल्थ केयर। तो जेनिथ हेल्थ केयर की मार्केट कैप की बात करें तो मात्र 24 करोड़ का है। कंपनी का जो सेल्स देखें तो 17% ईयर टू ईयर डाउन हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11% ईयर टू ईयर डाउन हुआ है। नेट प्रॉफिट कुछ नहीं है, जितना पिछले क्वार्टर में था उतना ही लमसम इस क्वार्टर में देखने को मिला। ईपीएस में भी कोई बड़ी इसमें जंप नहीं मिल रही। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2.5 करोड़ से बढ़कर के करीबन है वो 4.25 करोड़ हो गया। और यदि नेट प्रॉफिट देखें तो नेट जो प्रॉफिट है वो 7 लाख से बढ़कर के करीबन 10 लाख हुआ है। तो इसमें कोई बड़ी जंप नहीं है कि बिजनेस जो किया है कंपनी ने 7 लाख से बढ़कर के मात्र 10 लाख हुआ है। तो एक तरह से जो रिजल्ट हैं वो ईयरली भी डाउन है और क्वार्टरली भी डाउन देखने को मिल गए। और अब बात कर लेते हैं स्पार्क का जो मार्केट कैप है आपको 6000 करोड़ का देखने को मिलता है। कंपनी के जो सेल्स की बात करें तो इसमें 111% ईयर टू ईयर जंप देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 164 ईयर टू ईयर बढ़ा है। ईपीएस 162% देखने को मिल रहा है। और यदि देखें कंपनी का पिछला जो क्वार्टर था उस पिछले क्वार्टर में 68 करोड़ का कंपनी को लॉस देखने को मिल रहा था और इस क्वार्टर में कंपनी ने 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। तो ये इस क्वार्टर का रिजल्ट काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। कंपनी है वो और घाटे से ऊपर करके इसमें प्रॉफिटेबल हो गई है और 10 करोड़ का प्रॉफिट भी दिखाया। तो ऑल ओवर स्पार्क के जो रिजल्ट है आपको अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं और कल स्टॉक्स में इसको आपको तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो मित्रों ये थे कुछ Q3 रिजल्ट्स और कुछ लेटेस्ट न्यूज जिनकी चर्चा अपन ने वीडियो में कर ली है। वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट करें तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक